चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जैसे कि नाम से आप जानते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर के लिए अगर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वह है कार्बन के बारे में जानना। अगर डेली लाइफ की बात करें या हमारे आसपास की चीज़ों की बात करें तो ऐसे केस में कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस की बात करें अगर तो कार्बन हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। जैसे कि फूड में हमारे स्टार्च, शुगर, फैट, विटामिन्स और प्रोटीन्स के अंदर कार्बन पाया जाता है। हमारे पास आज हमारी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें एक ज़रूरत की चीज़ आती है फ्यूल्स। फ्यूल्स के अंदर भी जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनके अंदर भी कार्बन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट आइटम मिलेगा। हाउस होल्ड और कॉमर्शियल आर्टिकल्स में जैसे कि पेपर हो गया, सोप हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गई, ऑयल्स हो गए, पेंट्स हो गए, इनके अंदर भी कार्बन एक मेन कंस्टिट्यूएंट आइटम के जैसे देखने को मिलता है। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ की बात करें तो उनके अंदर फैब्रिक्स जो बनाए जाते हैं जिनमें कॉटन, वुल, सिल्क, रेयन और नायलॉन है, ये सारे जो है कार्बन से ही बनाए जाते हैं या यहाँ पे भी कार्बन एक मेन कंस्टिट्यूएंट आइटम के जैसे पाया जाता है। पॉइजन जैसे कि ओपियम हो गया, ड्रग्स जैसे कि पेंसिलिन, क्विनीन, एस्पिरिन, इन सब के अंदर भी आपको कार्बन देखने को मिलेगा। ठीक है, परफ्यूम्स के अंदर जैसे वेनिलीन हो गया, कैम्फर हो गया, इनके अंदर भी कार्बन एक मेन कंस्टिट्यूएंट आइटम के जैसे पाया जाता है। एक्सप्लोसिव की अगर हम बात करें, टीएनटी है, डायनामाइट है, इन सब के अंदर भी आपको कार्बन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, डाइज़ हैं जैसे कि इंडिगो हो गई, कॉन्गो रेड हो गया, तो इन सब के अंदर भी आपको कार्बन देखने को मिलेगा। और वॉर गैसेस का जो इस्तेमाल करते हैं हम लड़ाई में, जैसे कि मस्टर्ड गैस है, क्लोरोपाइक्रीन है, इन सब के अंदर भी कार्बन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो जो अबव लिस्टेड कंपोनेंट अभी हमने बताए थे या जो कंपाउंड्स हमने अभी बताए थे वो सब के सब बेसिकली प्लांट्स और एनिमल की ओरिजिन से पाए जाते हैं। तो इसका मतलब प्लांट्स और एनिमल जो हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अगर कोई कंस्टिट्यूएंट आइटम है तो वो कार्बन है। या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो उत्पत्ति है वो बेसिकली कार्बन की वजह से ही हुई है। तो ऐसे केस में हम कार्बन के बारे में जब भी पढ़ते हैं या बेसिकली इसके लिए हमने एक नई अलग से ब्रांच बना रखी है, ठीक है, डिसिप्लिन है जो कि आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताती है, और ऐसी ब्रांच को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम बात करें तो अर्थ के क्रस्ट की, तो अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ 0.02% ही कार्बन अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो अवेलेबल किस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में अवेलेबल है, पेट्रोलियम के फॉर्म में अवेलेबल है, कोल के फॉर्म में अवेलेबल है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, और एटमॉस्फेयर में लगभग 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो अगर हम बात करें कि कार्बन जो है इतनी सारी जो है कंपाउंड्स कैसे बना लेता है, या हम ये बात करें कि कार्बन जो है इतना सारा कंपाउंड्स कैसे बनाता है, एंडलेस नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के प्रेजेंट हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन के अंदर दो तरीके की बेसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात यह है यहाँ पे जानना कि कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, तो ऐसे केस में कोवैलेंट बॉन्डिंग होना ज़्यादा आसान होता है। किसी भी तरीके के मेटल या नॉन मेटल के साथ आप कोवैलेंट बॉन्डिंग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें आगे तो टेट्रावैलेंसी क्या है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखने जाएंगे तो ऐसे केस में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो वहाँ पे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे और एल शेल में 4। इस केस में हम ये देखते हैं कि कार्बन बेसिकली 4 वैलेंसी शो करेगा, या +4 या -4 दोनों की वैलेंसी शो कर सकता है। +4 का मतलब क्या है, +4 का मतलब यह है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। वहीं -4 का मतलब है कि कार्बन किन्हीं भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस भी दिखा सकता है। ठीक है, इसी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करना अगर ज़्यादा होगा, जैसे कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र दिखाएगा, तो ऐसे केस में बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से रिमूव करने के लिए। वहीं अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस करता है तो कैसे ऐसे केस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एटम का वो घट जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन कभी भी ना इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस करता है ना ही उनका डोनेशन करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो टेट्रावैलेंसी होने की वजह से एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाने में कैपेबल है, और ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि कार्बन बहुत सारे बॉन्ड्स बनाते हैं और
बहुत बड़े बड़े और बहुत सारे कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। अगर कैटिनेशन की बात करूं तो कैटिनेशन बेसिकली एक सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी है, क्योंकि कार्बन ही उन कुछ एटम्स में से या कुछ एलिमेंट्स में से एक है जो अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट यानी दूसरे कार्बन के साथ लगातार लिंकअप्स कर सकता है या लगातार बॉन्डिंग कर सकता है। तो इस वजह से कार्बन बहुत ही आसानी से एक लॉन्ग चेन बनाता है। और ऐसे केस में क्योंकि हमारे लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन कितनी भी लंबी चेन बना सकता है एंड नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स आपको दे सकता है। तो इस वजह से कार्बन इतने सारे बॉन्ड्स बनाता है और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से कार्बन के लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं। और इस वजह से इन सारे जो है कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए हमें एक अलग डिसिप्लिन बनाना पड़ता है या एक अलग ब्रांच बनानी पड़ती है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, और ऐसे एटम्स ज़्यादातर वही होंगे जिनकी वैलेंसी हाई होगी, जैसे कि 3 and 4। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं कि ऐसे एटम्स ज़्यादातर नॉन मेटल्स आपको इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हुए देखते पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। तो हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूल हम कहेंगे तो इसका मतलब हमने H2 बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग दिखाएंगे और H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे। वहीं अगर जो दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा वो है O2 मॉलिक्यूल। तो अगर O2 मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और ऐसे केस में दोनों ऑक्सीजन्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। N2 की अगर मैं बात करूँ तो N2 के लिए आपको इसी तरीके से आप यही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा सकते हैं। हर एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अगर 2 नाइट्रोजन्स के एटम्स एक दूसरे के सामने आते हैं और बॉन्डिंग करते हैं तो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर आपको सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है। अब सिग्मा बॉन्ड क्या है बेटा, आपकी क्लास के लिए अब ये थोड़ा सा अपर नॉलेज हो जाएगी, लेकिन आज अगर आप जानते रहोगे तो आगे चल के आपको दिक्कतें नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब 2 एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो वो इंटर न्यूक्लियस पे सबसे पहली बॉन्डिंग करते हैं, और जब वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे सबसे पहली बॉन्डिंग करेंगे तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो सिग्मा बॉन्ड होती है। अब क्योंकि एक एटम एक ही बार इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे अपने ऑर्बिटल्स का ओवरलैप करा सकता है या बॉन्डिंग करा सकता है, तो ऐसे केस में चाहे अब जितने भी बॉन्ड्स बने एक ही दो एटम्स के बीच में, तो ऐसे केस में पहला बॉन्ड हमेशा कैसा बनेगा, सिग्मा बनेगा, और रेस्ट बॉन्ड कितने बनेंगे, पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो अगर 2 एटम्स के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उनमें से एक जो बॉन्डिंग होगी वो सिग्मा एटम या सिग्मा बॉन्डिंग होगी, और जो दूसरी बॉन्डिंग होगी वो पाई टाइप की बॉन्डिंग होगी। किस तरीके की, पाई टाइप की बॉन्डिंग। ठीक, आपके स्क्रीन पे मीथेन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। तो बेसिकली कार्बन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर ऑक्टेट, और 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके ऑक्टेट के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए टू बी अ स्टेबल मॉलिक्यूल। अब 4 हाइड्रोजन आएंगे तो चारों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से कार्बन के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और आपकी स्क्रीन पे जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो मॉलिक्यूल किसका स्ट्रक्चर का है, CH4 का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है। और ऐसे केस में आप देखोगे कि जो कार्बन है उसने अपनी 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं, और वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, अगर CO2 की बात करें तो इस केस में आप देखोगे तो कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा बेटा, क्योंकि एक ऑक्सीजन को बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब ये हमने कैसे पता किया, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके हिसाब से या हमारे हिसाब से 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 and 6। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है और कार्बन के पास बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं, तो ऐसे केस में हर कार्बन हर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड शो करेगा। और इस तरीके से CO2 मॉलिक्यूल जब बनेगा आपका तो यहाँ पे आपको दिखेगा
कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन 2 डबल बॉन्ड्स के साथ दोनों ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। ठीक है, हमने जैसे कि बताया कि इनमें से पहला बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, एंड नेक्स्ट बॉन्ड कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो जो बेसिक 3 एलोट्रोप्स हैं उनको हम पढ़ाएंगे आज, और वो हैं डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, ध्यान रखना एमॉर्फस फॉर्म में भी आपको जो है कार्बन की एलोट्रोपी देखने को मिलती है। जो एबव मेंशन्ड हमने एलोट्रोप्स बताए थे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको बेसिकली कि 3 तरीके के कौन कौन से मिलते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। वहीं अगर एमॉर्फस फॉर्म में देखें तो कार्बन नेचर में कई सारे तरीके से प्रेजेंट हैं, जैसे कि कोल, कोक एंड चारकोल। ठीक है, अगर हम बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली देखते हैं हम तो ये कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे अब हम यहाँ पे एक डायमंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या डायमंड में कार्बन किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं ये स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो कुछ कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ में भी आखिरी में। लेकिन सबसे पहले डायमंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो डायमंड में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि हर एक कार्बन का एटम अपने नेबरिंग 4 कार्बन के एटम्स के साथ अटैच्ड होगा, और इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको दिखाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन ने 4 अपने सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग बनाने में इस्तेमाल कर लिए हैं, तो इस कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और डायमंड इसी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें तो डायमंड की अगर हम बात करें तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, नेचर में डायमंड हमको फ्री स्टेट में मिलता है। ठीक है, अगली चीज़ की अगर हम बात करें तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो हमें आज तक पता है। हम ये कहते हैं कि डायमंड को अगर कट करना है तो उसके लिए हमको डायमंड की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि नेचुरली हमें अर्थ पे मिलता है, और ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि डायमंड को कट करने के लिए डायमंड ही चाहिए, क्योंकि और किसी भी सब्सटेंस से ये कट नहीं होगा। आगे की अगर हम बात करें तो इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो इसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो लगभग 3.5 के बराबर होती है। ठीक है, डायमंड एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, लगभग 2.45 के बराबर। अगर हम बात करें तो ये हीट का एक गुड कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का एक बैड कंडक्टर है। हमने आपको भी बता दिया, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर आप कार्बन को बर्न करते हैं या ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन को बर्न करते हैं तो आपको जो टेम्परेचर करना पड़ेगा या जो टेम्परेचर देना पड़ेगा डायमंड को बर्न करने के लिए वो लगभग 900 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। और ऐसे केस में जो हमारा डायमंड है वो बर्न हो करके आपको CO2 गैस देगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है और किसी भी तरीके के सॉल्वेंट पे इनसॉल्युबल होता है। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है आपकी स्क्रीन पे वो ग्रेफाइट का है। अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये बेसिकली एक लेयर टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन है हमारा ग्रेफाइट के अंदर का, वो हर कार्बन बेसिकली 3 और कार्बन्स के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग करके दिखाता है। अगर हम बात करें तो जो कार्बन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे, लेकिन जो लेयर्स के बीच की बॉन्डिंग होती है उसके अंदर जो फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है। ठीक है, ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको हम स्लीपर टाइप भी कहते हैं। स्लीपर माने चप्पल। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्लीपर्स हैं। ठीक है, अगली चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो ग्रेफाइट की अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डायमंड से। जैसे कि पहला कि ये नेचुरली भी अकर करता है नेचर में, और इसको हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सॉफ्ट है, जबकि डायमंड क्या था, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल थिंग थी जो हमें पता थी। उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो ग्रेफाइट की अगर हम बात करेंगे तो ग्रेफाइट बेसिकली एक सॉफ्ट और ग्रीसी सब्सटेंस होता है। ग्रीसी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम कई बार सॉलिड लुब्रिकेंट के जैसे भी इस्तेमाल करते हैं इन ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, जनरेटर्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो 2.3 के बराबर होती है। ब्लैक कलर का होता है या ग्रेज ब्लैक कलर का होता है, और सब्सटेंस कैसा होता है, ओपैक होता है। ठीक है,
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो कार्बन बेसिकली जो ग्रेफाइट के अंदर है वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है आसपास के अलग कार्बन एटम से। तो ऐसे केस में हर कार्बन के एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है कि जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि वहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे केस में ग्रेफाइट के फॉर्म में कार्बन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आगे की अगर हम बात करें तो इसको भी जब हम बर्न करते हैं तो ये 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पे पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, इसका कंप्लीट कंबस्शन होता है और ये CO2 बनता है। ठीक है ना, इससे जो हमारा फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, CO2 का होगा। कोई भी एशेस नहीं बचती हैं, ध्यान रखना इस बारे में, क्योंकि कंप्लीट कंबस्शन होता है डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का। आगे की अगर हम बात करें तो इसे ये एक हेक्सागोनल क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, और ये ऑर्डिनरी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्यूबल होता है। तो जो ये डिफरेंस है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये बेसिकली इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से ही है। ठीक है, अब जो हमने बताया इन चीज़ों को हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कि अगर डायमंड की बात करें तो डायमंड में हर कार्बन बेसिकली आसपास के नेबरिंग 4 कार्बन के साथ बॉन्डिंग दिखाएगा। अगर ग्रेफाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 कार्बन एटम्स के साथ ही बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर सबसे ज़रूरी चीज़ अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट के अंदर आपको दिखता है फ्लैट पैरेलल लेयर्स होती हैं जो कि एक रेगुलर हेक्सागन की बनी होंगी। ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर में कि कई सारे रेगुलर हेक्सागन्स बने हुए हैं और उनकी लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हैं। लेयर्स को आपस में जोड़ने के लिए वीक वंडर वाल फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, या ये वीक वंडर वाल फोर्सेस लगाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकती हैं। ठीक है, अब अगली बात करें तो जो हमारा अगला टाइप का जो एलोट्रोप है वो है बकमिंस्टर फुलरीन। अब अगर हम बात करेंगे तो ये जो नाम है ये आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये नाम अटपटा नहीं है, क्योंकि एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। ठीक है, तो आर्किटेक्ट थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये है, तो आर्किटेक्ट क्या करते हैं बेटा, आर्किटेक्ट आपको दिखेगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने एक डोम बनाया था, डोम माने गुंबद बनाया था, जिसका स्ट्रक्चर कुछ आपकी स्क्रीन पे जिस तरीके से आ रहा है इस तरीके का था, और आगे चल के कार्बन के 60 एटम्स को जोड़ करके इसी तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया गया, और इसी वजह से जो ये कार्बन का एलोट्रोप था इसे हम बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। इस बकमिंस्टर फुलरीन के अंदर 20 या 26 मेंबर रिंग्स होती हैं जिन्हें हम रेगुलर हेक्सागन कह सकते हैं, और 12 5 मेंबर रिंग्स होती हैं जिन्हें हम पेंटागन्स कहते हैं। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली जियोडेसिक डोम्स के जैसा है, और जिसे डिज़ाइन किसने किया था, बकमिंस्टर फुलर ने डिज़ाइन किया था। ठीक है, अगली बात अगर हम बताएं तो ये बेसिकली एक डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। ये बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर सिर्फ कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, 60 एटम्स होते हैं। और ऐसे केस हम ये कह सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट की रिस्पेक्ट में ये जो मॉलिक्यूल है काफ़ी छोटा होता है। अगर हम बात करें तो ये ना डायमंड के जितना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ग्रेफाइट के जितना सॉफ्ट है। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो वर्सेटिलिटी जो है कार्बन के अंदर वो किस वजह से आती है, तो हमने आपसे पहले ही बता दिया था कि कार्बन के अंदर टेट्रावैलेंसी होती है, और कार्बन क्या दिखाता है, कैटिनेशन शो करता है। इसकी वजह से इसके अंदर इतनी सारी वर्सेटिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कार्बन कंपाउंड्स का, या बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स का आपका क्लासिफिकेशन। अब अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हम बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर कार्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि कार्बन बॉन्ड तो 4 ही बनाएगा, लेकिन वो चारों जो बॉन्ड्स बने होंगे वो चारों के चारों कैसे होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, यानी सिग्मा बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब अगली चीज़ जो है वो ये है कि अगर हम इन कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो ये है, ठीक है, तो वो इसलिए हम कहते हैं इनको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि जो ये कंपाउंड्स हैं इनके अंदर जो चारों के चारों बॉन्ड्स हैं
वो कार्बन के पूरी तरीके से यूटिलाइज हो चुके हैं और इसकी वजह से कोई और हाइड्रोजन या अदर एटम्स इनके साथ अटैच नहीं हो सकता है। अगली चीज़ जो है वो ये है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके अंदर सिर्फ आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को उनकी प्लेस से हटा करके आप किसी और एटम या कोई और एलिमेंट को लगा सकते हो यहाँ पे, और ऐसे केस में हमने हाइड्रोजन की पोजीशन को क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। जो दूसरे तरीके का हमारा कंपाउंड है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो यहाँ पे आपको डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स कार्बन और कार्बन के बीच में देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में वो कंपाउंड्स आएंगे जिनमें कार्बन के बीच में या कार्बन और अदर एटम्स के बीच में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अब ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इनको हम दो तरीके के नाम देते हैं, पहला एल्कीन्स और दूसरा एल्काइंस। अगर एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स वो कंपाउंड है जिनके अंदर आपको कार्बन और अदर एटम के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एल्काइंस वो कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर कार्बन के बीच में या कार्बन और अदर एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ऐसे केस में आपको एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो इन कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने अपनी पूरे बॉन्ड्स का या पूरी वर्सेटिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि यहाँ पे इसने डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है। तो ऐसे केस में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एडिशन रिएक्शन भी दिखा सकते हैं या भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और ऐसे केस में यहाँ पे हाइड्रोजन या अदर एटम आकर के जुड़ सकता है। अगली बात अगर मैं करूँ तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं और नॉमेनक्लेचर का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं नामकरण। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली इनको हम पर्टिकुलर नेम या प्रॉपर नेम दे सकते हैं बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो हमारे नॉमेनक्लेचर है कार्बन कंपाउंड्स का वो दो तरीके का हो सकता है। पहला उनका कॉमन नेम, जो कॉमन नेम है ये बेसिकली दो तरीके से हम उनको दे सकते हैं। पहला जो उनकी ओरिजिन है कंपाउंड की, ठीक है, यानी सोर्स है, या जो दूसरा है वो है कि वो कंपाउंड्स किस तरीके की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो है फॉर्मिकस, इस वर्ड से लिया गया है और ग्रीक में फॉर्मिकस वर्ड का मीनिंग है रेड आंट्स। तो इसीलिए क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड है वो रेड आंट्स के अंदर पाया जाता है, लाल चींटियों के अंदर पाया जाता है, तो ऐसे केस में इस एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड पड़ा, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका हम कॉमन नेम उनके सोर्स या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनको असाइन करते हैं। वहीं जो दूसरा तरीका है वो है IUPAC नेम्स, ठीक है। IUPAC ये जो वर्ड है, इस वर्ड का बेसिक मतलब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक कमेटी है, ठीक है, इस कमेटी का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या है तो आप क्या बताओगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब अगर हम बात करें तो जो ये IUPAC सिस्टम है इसने अपना एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया हुआ है और ये एक सेट ऑफ रूल्स डिज़ाइन करते हैं, या इन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स दिया है जिससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो भी नेम्स ये IUPAC नॉमेनक्लेचर से हम देते हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो बेसिकली आप किसी भी कंपाउंड कार्बन के कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसके बारे में आपको जानने के लिए तीन बातों का या 3 मेन पार्ट्स का
ध्यान रखना है। सबसे पहले रूट वर्ड। तो अगर हम रूट वर्ड की बात करें बेटा बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर आपसे पूछा जाएगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो अगर रूट वर्ड की बात करें तो बेसिकली रूट वर्ड ये बताता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो जो रूट वर्ड होगा वो मेथ हो जाएगा। अगर 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो जो रूट वर्ड है वो एथ हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रूट वर्ड मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स देखने हैं और आपको ये देख लेना है कि हमारे पास कितने कार्बन एटम्स हैं जो हमारी चेन है उसके अंदर, और उस हिसाब से रूट वर्ड को डिसाइड कर लेना है। अगला जो हमारा सेकंड मेजर पार्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर का वो है सफिक्स। तो आपको पता है कि सफिक्स क्या होता है। सफिक्स बेसिकली आपके जो भी वर्ड होता है उसके लास्ट में लगता है, और सफिक्स बेसिकली आपको टाइप ऑफ बॉन्डिंग बताएगा या फंक्शनल ग्रुप बताएगा कि उस एटम के अंदर या बेसिकली उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के किस तरीके की बॉन्डिंग है या कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अभी हम आपको टाइप ऑफ बॉन्ड्स के हिसाब से सफिक्स को यूज़ करना बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर कोई कार्बन के मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि यहाँ पे ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके सफिक्स में ANE लगाना कंपलसरी है। तो ध्यान रखना कि अगर जैसे कि हमने बात किया था एक मॉलिक्यूल का, हम एग्जांपल ले लेते हैं CH4, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, कार्बन के साथ सिंगल हैं, सिर्फ एक ही कार्बन है। तो ऐसे केस में जो वर्ड रूट हो जाएगा या जो रूट वर्ड हो जाएगा वो मेथ हो जाएगा, और इस मेथ के आगे हम क्या लगा देंगे, ANE। तो जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। सिमिलरली अगर डबल बॉन्ड है तो ऐसे केस में कंपाउंड एल्कीन कहलाएगा, और एल्कीन के लास्ट में ENE लगा होता है तो वही यहाँ पे सफिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो ऐसे केस में हम लगाएंगे YNE। अगर हम आगे की बात करें, जो तीसरा मेजर पार्ट है एक IUPAC नॉमेनक्लेचर का वो है प्रीफिक्स। अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो ये भी फंक्शनल ग्रुप या किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताएगा आपको कि कार्बन कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है या उसकी पोजीशन क्या है। और ऐसे केस में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जैसे कि हेलोजन्स, वो प्रीफिक्स के जैसे लगाए जाते हैं और ये उनकी पोजीशन भी बताते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिल रहा है। इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स 4 हैं। तो ऐसे केस में जो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूट, ठीक है। अगली बात अगर हम करें तो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसमें प्रीफिक्स जो होगा वो हेलोजन कंपाउंड हो जाएगा। हेलोजन का मतलब जो भी आइटम ग्रुप 17 का है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे हेलोजन जो है आपका वो प्रीफिक्स हो जाएगा, और जो OH लगा हुआ है यानी अल्कोहल लगा हुआ है ये बेसिकली सफिक्स हो जाएगा। और ऐसे केस में प्रीफिक्स जो है हमारा हो जाएगा वो क्लोरो। अब यहाँ पे क्योंकि प्रीफिक्स आपको पोजीशन भी बताएगा, तो ऐसे केस में क्योंकि यहाँ पे प्रीफिक्स जो हमारा लगा हुआ है वो तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो ऐसे केस में कंपाउंड के जो प्रीफिक्स होगा वो हो जाएगा 3 क्लोरो। और सफिक्स में यहाँ पे क्योंकि अल्कोहल लगा हुआ है और अल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं OL, तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरीके से इसका नाम होगा, वो होगा 3 क्लोरो ब्यूटेनल। आगे नीचे हमने आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का क्या दिया गया है, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे लगेगा ये बताया है एक चार्ट की मदद से। जैसे कि अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर क्लोरीन और ब्रोमीन है जो कि बेसिकली हेलोजन कंपाउंड्स हैं या हेलोजन एटम्स हैं, तो इनके लिए जो प्रीफिक्स होगा वो हम लगाएंगे क्लोरो या ब्रोमो। इसके नीचे डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा OL, एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स होगा वो हो जाएगा AL, कीटोन के लिए ONE और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ठीक है। तो आपको अभी हम
पूरी तरीके से नॉमेनक्लेचर नहीं बता रहे हैं, सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं और इन स्ट्रक्चर्स को देखते हुए आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात पहले क्यों करें। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर होगा या कोई भी कार्बन का कंपाउंड होगा तो वो 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखा सकता है। पहला लीनियर चेन, दूसरा ब्रांच चेन और तीसरा साइक्लिक या रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो आपकी स्क्रीन पे जो पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, वो बेसिकली एक लीनियर चेन का स्ट्रक्चर है और ऐसे केस में आप देखेंगे कि सारे कार्बन एक के बाद एक अलाइन किए गए हैं या अटैक हैं। आगे की बात अगर हम करें तो जो दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा, वो बेसिकली ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कार्बन देखिए ब्रांच के जैसे लगा हुआ है एक पेरेंट चेन के साथ, और ऐसे केस में इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर एक क्लोज स्ट्रक्चर है। आप देखें कि सारे कार्बन्स ने मिल करके एक साइक्लिक कंपाउंड बना लिया है या एक रिंग बना ली है। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो कंपाउंड है वो एक साइक्लिक रिंग बना रहा है, या ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि एक साइक्लिक कंपाउंड है। Get that money, 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 money. I don't come the money, 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 money. Do it all for money, 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 money. Let me stack that money, 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 money. Come and get that money, money. Let me stack that money, money. Get that money. Switch it up. Money, 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 money. Do it all for money, 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 money. Let me stack that money, 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 money. Come and get that money. Get that money.